निर्मल कुटे जी और बस्तर ब्लॉक अध्यक्ष लेखन कश्यप जी, टोकापाल के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल नाग जी, दरभा ब्लॉक अध्यक्ष रामधर मौर्य जी, लोहंडीगुड़ा ब्लॉक अध्यक्ष कमल नाग जी और जगदलपुर ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र नाग जी सहित आप सभी गुंडागांव और बस्तर जिला के सम्मानित जंबाज साथियों, आप सभी को जय भीम, सेवा जोहार। आप सभी को चूँकि बहुत प्रतीक्षित मांग और बहुत दिनों के बाद आज मेरे ख्याल से 3 साल के बाद ये अवसर है कि आज हम पुनः एक साथ बैठने का अवसर मिला है। और आपके साथ शुरू से हमारा संगठन का एक उद्देश्य रहता है कि हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भीम चाहिए। और जो भीम बनेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आत्मसात करके जिस तरह से अडिग रहेगा, वही भीड़ जो होता है वही भीम कहलाता है। और बाकी तो आते जाते रहते हैं, भीड़ दिखा करके हम किसी भी मांग को मनाया जा सकता है या डराया जा सकता है, परंतु जो कानूनी लड़ाई है और जिस तरह से संवैधानिक अधिकार के लिए जो लड़ाई है, अगर हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पे हमको असफलता मिलेगी। तो आज जो भी उपस्थित है ये हमारे भीम साथी हैं, हमारे गुंडादूर साथी हैं, बिरसा मुंडा साथी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ही अभी पैदा होता है और एक व्यक्ति ही पूरे देश और समाज को परिवर्तन ला करके समर्पित हो जाता है। आज हम उस जगह पर मत्था टेकने जाते हैं जहाँ इनकी यादें होती हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जो अपनी बलिदान किया है या उन्होंने जो हमको रास्ता दिखाया है, हम उसका अनुसरण करके आगे बढ़ने का प्रेरित करते हैं या प्रेरणा लेते हैं। तो आज का जो आंदोलन है वास्तव में 7 सूत्री मांग है, लेकिन 7 सूत्री मांग के साथ साथ हमारी सबसे बड़ी विडंबना होती है कि हमको हमारे लोग सिर्फ हमसे ही रिजल्ट प्राप्त करते हैं। ये हमारे लिए दुखदायी होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ में मैंने जो अनुभव किया है, मेरे ख्याल से सबसे अधिक पोस्ट मैं करता हूँ। और ऐसा भी समय आता है कि लोग बोर हो जाते हैं कि क्या लिखता है, कैसा लिखता है। लेकिन हमारे जो अनुसांगिक संगठन है या जो दूसरे लोग हैं या दूसरे जो पढ़ने वाले रहते हैं, उन्होंने किसी न किसी प्रकार से उसको गंभीरता से लेते हैं। और ये बात मिलने पर बोला जाता है कि मैं तो आपका लेख को रोज पढ़ता हूँ और अनिवार्य रूप से पढ़ता हूँ। तो संवैधानिक लड़ाई के लिए जिस तरह से प्रकाश ठाकुर साहब ने बताया कि हमको संवैधानिक लड़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी हमको लड़ना जरूरी है, आंदोलन भी करना है। लेकिन आंदोलन के साथ साथ हमको ये जानकारी भी हासिल रहना चाहिए कि भाई मैं तो कहता हूँ मुंगेली से हम लोग जब भी कोई भी बड़ा आंदोलन करते हैं तो मुंगेली वाला अधिकारी बोलता है साला बस्तर भेज देता है। बस्तर आपको भेज दिया तो मुंगेली से मुझे बस्तर नहीं भेज सकता, और बस्तर वाले को तो मुंगेली नहीं भेज सकता। यही करेगा ना कि 30 किलोमीटर दूर भेज देगा, 25 किलोमीटर। ये तो आपका जन्मभूमि है। और आप किसके लिए जा रहे हैं? मैं आपको याद होगा 2017 में भी बोला था कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे जगह में लड़ाई लड़ेंगे ताकि हमारा जो पीढ़ी है, क्योंकि मैं अगर टोकापाल में पढ़ाई करवाता हूँ या दरभा में एजुकेशन देता हूँ तो मैं किसको दूंगा? मैं अपने ही बच्चे को दूंगा, हमारा समाज का ही बच्चा है। तो ऐसा व्यवस्था करें कि हम 40 दिन का हड़ताल जो 84 दिन का किए थे, तो भारत में मैं कहूँगा कि भारत के ऐतिहासिक आंदोलन में माना जाता है, क्योंकि इंद्रावती नदी में हमारे जो जांबाज साथी हैं वो जल आंदोलन किए और कैसे किए थे बहुत कम लोगों को मालूम है कि अपना विद्यालय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक विद्यालय में रहते थे, 4 और जो 2 बजे या 4 बजे से हम लोग आंदोलन स्थल पर करते थे और सिर्फ 2 घंटा बैठते थे। हमारा प्लान ये था कि हम सब्जी ना लेकर के, सब्जी लेने भी जा रहे हैं तो हम उस आंदोलन स्थल पर बैठे और 2 घंटा बैठ करके हम समाज और अपने लोगों के अपनी मांग को हम संदेश सरकार तक पहुंचाए। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो एक साजिश थी। उस साजिश के तहत उस पूरे प्रक्रिया को मैं आज भी लड़ रहा हूँ। आप लोग 2 दिन पहले जैसे भैया बताया कि 2 दिन पहले तब ये आया है, दोनों सकारात्मक और नकारात्मक है, क्योंकि आपको 32% आरक्षण में से ही देगा, 32 से 33 नहीं करेगा उसको। अगर आपको आरक्षण देना है, जो एक संवैधानिक हमको हक देना है, 42 जाति है आदिवासी समाज में, वैसी लगभग 42 जाति अनुसूचित जाति में है, तो टोटल 84 जाति हो गया दोनों मिला करके।
और 84 जाति में हमको 46% आरक्षण मिल रहा है दोनों मिलाकर। तो चाहे 46 और परसेंट कहाँ से आ पाओगे? तो 50% आरक्षण की समय सीमा है। तो हम तो ये मांग करते हैं कि भाई आप 44% इसमें से दो और 6% ऐसे लोगों के साथ साथ इसमें से भले विभाजित करो। तो ये एक प्रकार से टकराव और विभाजनकारी नीति है। हम तो ये कहेंगे, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल सही चीज़ है। एक आईएएस का बेटा 3 पीढ़ी तक आईएएस बन रहा है, लेकिन एक गरीब का बेटा वो चपरासी सोचता है या फिर सफाई कर्मचारी सोचता है, वो भी नहीं बन पाता। तो ऐसी परिस्थिति में ये बिल्कुल सही है कि हमको क्रीमी लेयर जो क्रीम खा रहा है, लेकिन उसमें भी आप लोग को मालूम होगा कि मेरी जो समझ है और मेरी जो अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार मैं तो पढ़ा हूँ अभी तक के जो देखा हूँ कि क्रीमी लेयर, आपको मालूम है कि ओबीसी का क्रीमी लेयर 12 लाख के ऊपर है। तो भैया सही है ना, 12 लाख के ऊपर है। अगर आप पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर को आप देखेंगे तो 12 लाख, और हमारा कितना है क्रीमी लेयर? हमारा 2.5 लाख है। याद रखना, हम ये जितने बैठे हैं ना, ये सब पदोन्नति या सीधी भर्ती का आरक्षण से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आय की सीमा 2.5 लाख है और आप सबकी सीमा कितनी है? मेरे ख्याल से 5 लाख से ऊपर होगी। एक अगर नौकरी कर रहा है 5 लाख से ऊपर होगी, तो हम सब बाहर हो गए हैं आज से ही। लड़ने वाले तो फिर आपको लड़ने वाला नहीं मिलेगा। दूसरा, ये कल सांसद भवन में भी हमारे जमबाज अभी एक नए युवा साथी आए, उन्होंने कहा कि भाई जो आरक्षण की बात आप करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने आरक्षण के लोग बैठे हैं जो इस बात पर विचार करें? प्रश्न उठ गया। कुछ लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है, कुछ लोग समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो संवैधानिक प्रक्रिया में उसका हल होगा। लेकिन हम कहते हैं कि 2017 का आंदोलन मैं जो बता रहा हूँ, 2017 में हमने आंदोलन किया। जैसे एक पन्ना है मेरे पास, सब है, एक पन्ना मैं भी निकाल दिया हूँ। मेरे पास सिर्फ बस्तर का प्रकरण इतनी मोटी है, इतना सूचना का अधिकार में निकाला हूँ, और शासन से भी जो निकाला वो इतनी मोटी है। और जो 4 सदस्यीय कमेटी जो गठित हुआ था, जो उसको सही ठहराया था, उस पर हमने स्टे ले लिया है। हाई कोर्ट में हमने पिटीशन लगा दिया है। स्थानीय भर्ती में भी आपको ज्ञात होगा कि मैं भी उसमें एक तो था, पिटीशन करता था। हालांकि हाई कोर्ट में हमको सही न्याय नहीं मिला, लेकिन पिटीशन करता में मैं भी था। और भैया जी शायद बताए हैं कि मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस अभी फाइल है। तो ये प्रकरण हमारा लंबित नहीं है, जीतेंगे। लेकिन आपको 4 दिन पहले एक और प्रकरण मैं आपको बता रहा हूँ, 2017 का ही सेम प्रकरण गृह विभाग के जिला वियोजन अधिकारी हेमूदास मुर्गे के केस में हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, और वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, 2-4 दिन में अपलोड हो जाएगा। वो सेम बस्तर का केस है, एक अंतर नहीं है। 2005 वाले की पदोन्नति नहीं हुई SC ST की, और 2012 वाले की पदोन्नति हो गई सामान्य। तो वहाँ भी ये प्रक्रिया हुआ। तो उस पिटीशन में हमने ये भी लगा दिया है कि उसमें आर्डर हो गया है, उसमें उनको वेतन में उनको सीनियरिटी दी जाएगी और उनका पदोन्नति भी की जाएगी। तो ये जो आंदोलन है, एक हमारी संवैधानिक अधिकार की लड़ाई के लिए आंदोलन है। हम पुनः मिले हैं और पुनः मिल करके लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में हम दावे के साथ कहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के अलावा कोई दूसरा संगठन नहीं है, शासकीय संगठन, जो इस मुद्दे पर लड़ाई करे। हमको अभी कुछ दिन पहले मैं बिलासपुर रायपुर में था, इन लोग की मीटिंग चली, तो वहाँ बोलता है कि नवरंग बहुत जिद्दी है और आरक्षण की ही लड़ाई लड़ता है, किसी अन्य बिंदु पर नहीं लड़ता। तो हमने कहा कि भाई हम तो अपने मुद्दे से हटेंगे नहीं, हमको जो लड़ना है हम उस अधिकार के लिए ही लड़ेंगे। तो हमारा जो पहला बिंदु है परिणामी वरिष्ठता के साथ, बहुत लोग को नहीं मालूम होगा परिणामी वरिष्ठता क्या है। परिणामी वरिष्ठता का मतलब ये होता है कि आपकी और मेरी नियुक्ति एक तिथि से हो रही है। मेरे से जो सीनियर है, जानते हो, मेरे से जो सीनियर रहेगा अनारक्षित बिंदु का, वो बाद में पदोन्नत होता है, क्योंकि हमको आरक्षण मिल जाता है। तो जब वो हमको आरक्षण मिलेगा और अनारक्षित वाला ऊपर हमारे बाद पदोन्नति होगा, तो उसको वरिष्ठता का लाभ मिलेगा। तो इसलिए कर्नाटक प्रकरण में ये फाइनल हो चुका है कि जो पदोन्नत होगा वो उसी पद पर होगा और उसी तिथि से होगा। तो इसलिए परिणामी वरिष्ठता के साथ हमको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। अब आरक्षण देने के साथ साथ दो हमारे जो साथी साथ मांग में हमने दूसरा मांग भी ये रखा है कि जो SC ST OBC के आरक्षण है,
तमिलनाडु सरकार की भांति या तमिलनाडु की भांति अभी बिहार में आप लोग सुने, बिहार में भी चल रहा है और बहुत लोग भी उस पॉइंट पर आ गए हैं कि संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करने के लिए विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने किया, वैसे ही बिहार सरकार कर रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? तो हमारी दूसरी जो प्रमुख मांग है कि SC ST OBC आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरा जो हमारा जो आने वाली जो पीढ़ी है, आप लोग को सबको मालूम होगा कि 1994-95 से हमारी पूर्व पीढ़ी के द्वारा जो दोष था उसको हम 2018 में मिटाए हैं। 2018 के बाद जो हमारा आंदोलन हुआ है उसी तिथि से हमको पेंशन की तिथि मानी जाएगी। तो मेरे ख्याल से हम जितने बैठे हैं कोई पेंशन के पात्र नहीं होंगे 100% तक पेंशन के। इसलिए एक संगठन उसको 20 साल मांग किया है, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन हम उसको मांग कर रहे हैं कि 5 साल उसको किया जाए, उसको शिथिल किया जाए ताकि हम हमारी पीढ़ी जो है पेंशन के हकदार पड़े। जब सबको मिल रहा है तो हमको मिलना चाहिए। ऐसे ही 7 सूत्री मांग को लेकर के हमने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आज आंदोलन के प्रथम चरण में संभाग मुख्यालय बस्तर, 13 तारीख को हम संभाग मुख्यालय बिलासपुर में धरना देंगे और 30 तारीख को हम आंदोलन जो है रायपुर में एक दिवसीय देंगे। हमारी जो हमने मूल रूप से आपने जो देखा होगा तखत जो लाया होगा बिलासपुर से मुंगेली से, ये 100 बिंदु का रोस्टर है। तो ये आंदोलन रोस्टर का आंदोलन है, मूल रूप से रोस्टर का आंदोलन है। और बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में जो कानूनी कार्रवाइयाँ थी वो चालाकी से पिछली सरकार ने हमसे पदोन्नति में आरक्षण को छीन लिया। कैसे छीना था? मानव बल की कमी बताकर कि अगर पदोन्नति में आरक्षण को हम प्रतिबंध लगा देंगे तो संवैधानिक एक प्रशासकीय दिक्कतें आएगी और मानव बल की कमी होगी, जिसके कारण प्रशासनिक कार्य जो होगा रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने चालाकी से पदोन्नति में आरक्षण के वरिष्ठता के आधार पर आरक्षण को लागू करवा दिया। अब चूंकि 14 अप्रैल को ये हाई कोर्ट ने इसे पारित कर दिया है और पदोन्नति में आरक्षण कहीं समाप्त नहीं हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिख चुका है कि 341 और 342 के साथ साथ 16(4) का अवसर की समता के तहत हमको पदोन्नति में आरक्षण आज भी विद्यमान है और वो हमको मिलेगा। सिर्फ ये है कि उसको लागू कैसे करेंगे। सरकार उसको लागू आपाधापी में कर देती है, आनन फानन में कर देता है और वही कोर्ट लगा देता है। आप लोग को मालूम होगा 2017 में जो आंदोलन मैंने किया था, हम लोग आप सबसे मिल करके किए थे और वो केस के आधार पर हमने पिटीशन दायर किया और एक पुलिस वाले विभाग का, पुलिस विभाग का ही केस था। वहाँ अनरिजर्व को जो अनरिजर्व सीट थी वहाँ पुलिस विभाग में आज भी आप किसी भी पुलिस विभाग से पूछ लीजिए, आज भी वहाँ सामान्य शब्द का प्रयोग होता है, जनरल लिखाता है, उसका रोस्टर जो है जनरल से संधारित होती है। तो उस पर मैंने एसपी साहब से आवेदन किया कि आप सामान्य लिख नहीं सकते क्योंकि ये शब्द अनारक्षित हो चुका है। तो अनारक्षित पर हमने केस किया और अनारक्षित के माध्यम से बैठे 4 पोस्ट था, चारों पोस्ट में हमारे SC और ST के लोग क्वालिफाई हुए। पहली बार गृह विभाग में पुलिस के विभाग SP मैडम मेरे को बोली थी कि तुम गुरुजी हो और पुलिस विभाग में कैसे हस्तक्षेप कर। तो हमने कहा था कि मैडम जहाँ भी संवैधानिक प्रॉब्लम होगी हम वहाँ जाएंगे और हमारा अधिकार है। अगर वो स्पष्ट बोली कि मैं अभी नहीं दूंगी तो हम तुरंत कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्टे लाए, लिखित परीक्षा हुआ। लिखित परीक्षा में टोटल 22 लोग बैठे और 22 में 4 हमारे SC ST के लोग बैठे और चारों पदों में हमारे SC ST लोग पहली बार अनारक्षित बिंदु पर सामान्य कोटा से हमारे नियुक्ति हुआ मुंगेली जिला में। तो ये संघर्ष की लड़ाई सरकार तुरंत उस पिटीशन के एवज में पुनर्विचार याचिका लगा दिया और पुनर्विचार याचिका लगाने वाला था हमारे गुरुजी कवर्धा का, और कवर्धा का गुरुजी लगाया। हमारा वकील कहा कि किसी भी शर्त में पुनर्विचार याचिका खारिज हम करवा लेंगे और तुरंत खारिज दिया। आज वो केस आप लोग का जो केस है जो 4 सदस्यीय, उसमें भी हमको मालूम है कि 3 हमारे SC ST के लोग जो जगदलपुर आ करके चेक करके गया है
वो 3 हमारे SC ST के लोग हैं। सिर्फ एक मिश्रा बस था, BN मिश्रा, वही बस एक सामान्य था और वही लिखा था और बाकी इन लोग अंगूठा छाप दस्तखत करके दे दिए। उस पर भी मैंने केस कर दिया, उसका भी रिजल्ट जल्दी आएगा। अब मुझे उम्मीद है 2017 का केस हमारा बहुत जल्दी फाइनल होने वाला है, क्योंकि वो हियरिंग शुरू हो गई है और हियरिंग शुरू होने के बाद अब वो केस हमारे पक्ष में ही आएगा, किसी प्रकार का वो नहीं है। तो पदोन्नति में आरक्षण इन लोग भली चालाकी से, चूंकि अब इसका अंतिम निर्णय हो गया है, तो कबीरधाम दुर्ग संभाग, और दुर्ग संभाग में विडंबना यह है कि वहाँ का जो संभागीय अधिकारी है वो हमारे ST समाज से आता है और उन्हीं के माध्यम से वो मौखिक निर्देश दे दिया है कि सबको पदोन्नत करो। तो आपका राजनांदगांव में पदोन्नति हो गई, बालोद में पदोन्नति हो गई, कबीरधाम में। अब तीनों पदोन्नतियों में देखे हो कि आप हमारे लोग कहाँ हैं। नायब तहसीलदार से तहसीलदार की पदोन्नति को इसमें देखिए कि हमारे लोग कहाँ हैं। हाँ, उसमें कुछ चुनिंदा हमारे लोग जो लाभान्वित हो रहे हैं, उनको लगता है कि नवरंग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है हमारा विरोध कर रहा है। वो हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं है। वो आने वाली पीढ़ी के लिए हमको लाभ कर रहा है और हमको अधिकार से वंचित कर रहा है। सरकार एक हमारे लिए दुखद ये हो गया है कि हमारी सरकार है और हम अपनी सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार के रहते हुए भी, हमारे लोग रहते हुए भी हम इस अधिकार से वंचित है। ये हमारे लिए दुखदायी है और इससे कैसे निपटा जाए, ये हमारे संवैधानिक संकट, ये भी एक संवैधानिक संकट है। लड़े तो लड़े कैसे? तो हम ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहते हैं जो 30 तारीख का आंदोलन हो। जैसे यहाँ पर हम 100 लोग बैठे हैं, निश्चित तौर पे अगर हम 100 लोग, हम इसीलिए मैं 100 ठो कार्ड बनवाया, क्योंकि हमारा रोस्टर 100 है, तो 100 लोग रायपुर में प्रदर्शन करेंगे, 101 मत हो और एक दिन का अवकाश लेकर के जाए। और अगर आप सबकी सहमति बनती है तो मैं तो कहूँगा कि 5 साल सरकार रहेगा, 5 साल तक आंदोलन। हम 84 दिन यहाँ खींचे थे, 5 साल हम खींच सकते हैं। अगर ये 100 आप लोग कहीं सहमति दे देते हैं कि मैं अकेले एक व्यक्ति एक दिन आंदोलन करूँगा वहाँ जाकर, तो हमारा आंदोलन 365 दिन आराम से चलेगा। और 365 दिन में आपको सिर्फ 365 एक साल में आपको सिर्फ एक अवसर मिलेगा, अगले साल फिर आपकी बारी आएगी। अगर इस तरह से सहमति देते हैं, अभी बाद में बैठ करके अगर आप लोग ऐसा करते हैं, तो हम एक अनिश्चितकालीन आंदोलन रायपुर में शुरू कर सकते हैं। और वहाँ हम पूरा अपनी एक टीम रहेगी, एक आदमी जाके धरना देगा और साल में 2 बार 4 बार महीना जब भी इच्छा होगी अपन आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे। सरकार के ऊपर ये प्रेशर बनेगा कि आंदोलन चल ही रहा है, क्योंकि अभी जो पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर हो रही थी, अब हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद भी उसी आधार पर पदोन्नति हो रही है। ये असंवैधानिक है और हमारे लोगों को ये आवाज़ उठानी चाहिए। और जो अगर बोल रहा है, जैसे आप सबको मालूम होगा, लेक्चरर का आप देखे हो कि पदोन्नति वरिष्ठता सूची, मेरा नाम 19वां नंबर में है। लेक्चरर का पूरे स्टेट में मेरा नंबर 19 नंबर में है। वो मुश्किल से वो 9 या 10वां नंबर में वो आएगा। अगर 10 पोस्ट भी निकलता है प्रिंसिपल का तो मेरा पदोन्नति हो जाता है। लेकिन आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विरोध पदोन्नति का मैं ही कर रहा हूँ। अगर मुझे पदोन्नति चाहिए तो मैं भी बैठ जाता, जो लालची थे वैसे। आपकी नियुक्ति, ये रोस्टर में आपने देखा है कि ये रोस्टर में 100 बिंदु है, इसमें 3 कालम है, अनारक्षित है, अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है। 12 पद जो है इसमें लिखा हुआ अनुसूचित जाति के लिए, 32 पद लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति के लिए, बाकी 56 पोस्ट जो है वो अनारक्षित है। तो आप ये बताइए कि आपकी जो अनारक्षित बिंदु का जब सीधी भर्ती में आपका आदेश निकलता है, आप अपनी उसको निकाल के देख लीजिए नियुक्ति पत्र को, अनारक्षित बिंदु का नाम सबसे पहला है। उसके बाद अब तो यूआर आ गया, ये यूआर के बाद आ गया ईडब्ल्यूएस, अब तो ईडब्ल्यूएस आ गया। तो वहाँ आपका 54 पोस्ट किस में चला गया और रिजर्व से 10 पोस्ट किस में चला गया, यूएस, ये ईडब्ल्यूएस। उसके बाद आएगा पिछड़ा वर्ग, उसको सुदामा, नर्तन लाल जी उसको सुदामा आरक्षण उसको बोला है। और 14 पद तो किस में चला गया, ओबीसी।
उसके बाद 12 पोस्ट किसका चला गया? SC का। और उसके बाद सबसे आखिरी में किसका नाम है? अनुसूचित जनजाति। तो आप बताइए आपकी पदोन्नति कब होगी? कभी कल्पना किए हो आप इस बात की? आपका पदोन्नति जीवन भर नहीं होगा, आप उसी पद में रिटायरमेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपका नाम कहाँ पर है? सबसे आखिरी। ये हमारे लिए विडंबना है और बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते। तो इसलिए मैं ये तख्ती वाला आंदोलन शुरू किया कि ये 100 बिंदु का रोस्टर पहले आप समझिए कि है क्या चीज, इसमें क्या लिखा है, एक एक बिंदु। और आप कहीं भी सामान्य शब्द का अपने नाम के कहीं भी उपयोग मत करिए। अरिजर्व सीट है, UR सीट है और UR ही बोलिए, अरिजर्व, क्योंकि राउत साहब आपको मालूम होगा 2017 में जब राउत साहब पहला आदेश जारी किया था, उसके बाद बवाल मचा, उसके बाद ही कोर्ट चला है। तो वहाँ भी उन्होंने मुझसे कहा था कि नौरंग, मैं आपका मेरे रहते हुए किसी को भी मैं अनरिजर्व सीट में SC ST आने ही नहीं दूंगा। ये शब्द मुझे मंत्रालय में बोला, ACS स्तर का अधिकारी बोला। तो मैं चुपचाप, चूंकि उस समय मैं शांत रहा, 5 मिनट तक सफाई दिया और लास्ट में गेट जाते तक फिर बोला ये नौरंग इधर आओ। हाँ सर, जी सर। कोर्ट जाओ बोला। वो तो मेरा संवैधानिक अधिकार है सर, उसको मैं लेके रहूँगा। तो उनसे मैं प्रश्न किया कि रायपुर लोकसभा सर अनरिजर्व सीट है कि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि अनरिजर्व है। तो क्या कृष्ण कुमार नौरंग उस सीट में चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता? तो लड़ सकते हैं। तो मैं बोला जब उसमें UR है तो इसमें क्यों नहीं होगा? मैं इसमें क्यों पदोन्नति नहीं पाऊंगा? ये चीज हमारे, और मुझे विडंबना दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जो वर्ग के अधिकारी हैं, जो IAS बने हैं, जो IPS बने हैं, उनको नहीं मालूम कि UR का मतलब क्या है। बहुत गिने चुने लोगों को छोड़ करके बाकी को नहीं मालूम रहता। उन लोग कहते हैं अरे SC ST का आदमी कैसे जाएगा UR में, ये शब्द बोलते हैं और उन्हीं के कारण ये आंख मूंद के दस्तखत कर देते हैं। तो हम कवर्धा में फिर उस नियम के विरुद्ध में राव साहब आर्डर निकाला, UR में नहीं जा सकते। तो कवर्धा से हम पहली फाइल जीते और UR में हम पूरे पद को फिलअप किए। और बिलासपुर में 16 पद था केमिस्ट्री का और 16 पद में 18 सामान्य वर्ग के थे और 16 SC और ST के सीनियर थे। और उनका नाम 16 के 16, पहले नंबर से 16 तक पूरा हमारे लोगों का नाम था। पूरा 16 पद में 16 लोगों की पदोन्नति हुई 2017 में। उसमें हमारे प्रदेश सचिव राधेश्याम टंडन भी शामिल था। 16 में 16 हुआ और पूरा अनरिजर्व का सीट फिलअप हुआ और पूरा SC ST का पद बेकलाग हुआ। पूरे लोग हमारे अनरक्षित में चले गए। तो ये जो चक्रव्यूह है हमारे सजगता के कारण है और इसी सजगता का वो लोग फायदा उठाते हैं। ना हमारा कोई जज है, ना हमारा कोई योग्य वकील है जो इन मुद्दों को लेकर के शासन से लड़े। तो मेरा आप सबसे अपील है और गुजारिश है कि अगर हम एक एक आदमी को लेकर के एक एक दिन अगर हम अपने 2017 की जो पॉइंट है, अगर उस पॉइंट पर अपने अधिकार के लिए अगर थोड़े भी सजग हो जाते हैं तो हमको कोई अधिकार से वंचित नहीं हो सकता। आप लोग को याद भी होगा कि 2017 में जब हम आंदोलन कर रहे थे तो मैं बिलासपुर पहुंचा ही नहीं था। यहाँ बस्तर ब्लॉक में 4 या 5 लोगों का सस्पेंशन हो गया और सस्पेंशन करने वाला अधिकारी कौन था? हमारे SC का। लेकिन हमारी सजगता और एकता के कारण वो 5 को मेरे ख्याल से 24 घंटा के भीतर में, क्यों ये 24 घंटा के अंदर बहाल कर दिया गया। तो ये अधिकार की लड़ाई है, ये एकता की लड़ाई है। ठीक है, आपको डराते हैं, अभी चल रही है बस्तर में, थोड़ा सा माहौल ऐसा सुन रहे हैं कि अभी कुछ हमारे घर के ही लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कितने दिन तक करेंगे, क्या करेंगे? आप निलंबन और बहाली को देखिए, नौकरी आप कर रहे हो। हमारा मुंगेली में 3 आदमी ऐसा है मुंगेली जिला में, जब अभी ये जुलाई का महीना है ना, वो जुलाई महीना में भरपूर खेती करता है और ऑफिस में जाके दादागिरी करता है और दादागिरी करके सस्पेंड हो जाता है और सस्पेंड हो करके वो बढ़िया 4 महीना खेती किसानी करता है। जैसी वो नवंबर दिसंबर आता है फिर जाता है सर मेरे को बहाल कर दी।
और बहाल करता है और वो पुराना पैसा भी पा जाता है और खेती भी कर लेता है। तो ये आप में थोड़ा साहस होना चाहिए, जो कि निडर है। हम गुंडा दूर के औलाद हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के औलाद हैं, शहीद वीरनारायण सिंह के औलाद है। तो ये सब चीज़ तो बड़े बड़े लोगों से लड़ चुके, तो निश्चित तौर पे हम इस सरकार में भी हम बिल्कुल सजगता से और जीवटता से लड़ेंगे। जो होगा देखा जाएगा। सस्पेंड होना, सस्पेंड करना उनका अधिकार क्षेत्र में आता है, बहाल होना और अपने अधिकार के लिए लड़ना हमारे क्षेत्र में आता है। तो बिल्कुल आप भय को हटा दीजिए और आप जिस जगह पर जाएंगे तो अपने बच्चे के लिए जाएंगे, अपने समाज के बच्चे को ही आप शिक्षा देंगे। हम उत्तर प्रदेश नहीं जा रहे हैं। और 2-3 चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि निष्ठा एक कार्यक्रम होता है। निष्ठा हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाइए, वहाँ बहुत कम फीस पे PhD होती है और देश के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में भर्ती भी होती है। जो आप यहाँ प्रयास विद्यालय में करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के चक्कर में हो, इंजीनियरिंग मेडिकल की सीमित सीट है, लेकिन जो आप प्रयास के माध्यम से अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे विद्वान बनेंगे, PhD करेंगे और हर नियम कानून का ज्ञाता बनेगा। अच्छा वकील भी बन सकता है, अच्छा प्रोफेसर भी बन सकता है, अच्छा साइंटिस्ट भी बन सकता है। गुरुजी तो बनोगे ही, गुरुजी तो बनेंगे ही। तो जो स्थानीय भर्ती भैया जो बताया है, स्थानीय भर्ती पर निश्चित तौर पे ये इस संभाग का अधिकार है। मैदानी वाले मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आप तो मैदानी इलाका में रहते हैं और बस्तर में वो करते हैं। तो मैं उनको 2-3 लोगों को बोला, शुरू मेरे ऊपर बहुत दबाव बनाते थे, तो मैं बोलता था आप स्टाम्प में मेरे को लिख के दे दीजिए कि जिस दिन मेरी नियुक्ति होगी रिटायरमेंट मैं वहीं से लूँगा, जिस जगह में मेरी पोस्टिंग होगी उस जगह में रिटायरमेंट लूँगा, आपका मैं उस मांग को मैं वापस ले लूँगा। वो चमक गया। 2 साल यहाँ नौकरी करता है, 2 साल के बाद ट्रांसफ़र के लिए खोजना शुरू कर देता है, कहाँ संलग्न करवाओ, कहाँ क्या करो। इसलिए वास्तव में जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का जो पद है, चूँकि द्वितीय श्रेणी का पद तो संभव नहीं है, तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का पद के लिए स्थानीय भर्ती का होना जरूरी है और स्थानीय लोग भर्ती करें और हमारे जो मूल जो यहाँ के निवासी हैं, मूल जो यहाँ के लोग हैं वही काबिज हो, ये सरकार से हम मांग करते हैं। तो आप हमारी जो मांग है, हमारी जो लड़ाई है, आप लोग बेसब्री से 11 बजे से बैठे हैं, क्योंकि आने में मेरे विलम्ब भी हुई, तो आते आते समय भी लगा, तो मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और अपनी जीवटता, अपनी एकता को बनाए रखिए और किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार का कोई चिंता। हाँ, एक चीज़ है, हम थोड़ा आलसी हो गए और 3 चीज़ में आलसी हुए। सर ने कहा कि TB और BP, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ समाप्त हो चुका है। हमारे लोग अब आर्थिक गुलामी की ओर अग्रसर है। आर्थिक गुलामी माने हमारे हर एक कर्मचारी के जिस दिन से 2018 से जिस दिन से नौकरी नियमित हुआ है, सिविलियन हुआ है, शासकीय हुआ है, उस दिन से वो कार मेंटेन कर रहा है और कम से कम 15 से 20 लाख का घर बना रहा है। तो ये कार और घर के चक्कर में वो स्टेट बैंक से कर्जा लिया है, तो आर्थिक गुलाम है वो। इसलिए वो ऐसे पाकिट को पहले टमड़ता है कि अरे वो जाऊंगा आंदोलन में 2 लीटर पेट्रोल लग जाएगा या रायपुर जाऊंगा तो 500 लग जाएगा। जिस दिन आपको 500 रुपया मिलता था तो 500 कुर्बान था। 5 बार रायपुर जाना पड़ता था, 5 बार जाते थे कि नहीं जाते? अब आप तो 50,000 के हकदार हो ना, तो 50,000 के हकदार हो तो आप अपना बिल्कुल 20,000 का आप लोन पटाइए। अच्छी बात है कि हम स्टेटस में है। बाबा साहब अम्बेडकर, इसमें 2 शब्द कहूँगा कि एक जो बैरिस्टर था हमारे महात्मा गांधी जी, वो लंगोट पहन लिया देश में आज़ादी के लिए, और जो लंगोट पहना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो टाई कोट पहन के सम्मान से, तो उसका हमको अनुसरण करना है। हम तो निश्चित तौर पे टाई और कोट पे अच्छे स्टेटस पे रहना है, लेकिन आर्थिक गुलामी से भी बच के रहना है। और आप उतना ही पैर फैलाएं जितना आपका काम हो जाए और अपने पीढ़ी को अच्छे से अच्छे पढ़ाइए। आरक्षण को भूलते जाइए, लेकिन आरक्षण नहीं मिल रहा है तो हम चुप रहें, ऐसा भी आप मत सोचिए। हमको अपने अधिकार के लिए जिस तरह हम
1996 का जो शिक्षा कर्मी को हमने समाप्त किया था, हमारे हमारे पूर्वज ने जो समाप्त करवाया था 18 में जीता। 18 के बाद अगर हम इस आरक्षण को कहीं समाप्त करवा देते हैं हम, तो उसके लिए दोषी हम ही होंगे। हम अपने पीढ़ी को मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। इसलिए उस पीढ़ी के लिए आपको लड़ना है, उस पीढ़ी के लिए सजग होना है। और आप जीवन भर देखिए, आप लोग को और 2-3 चीज मालूम होगा। सीनियर को पूछिए, आप सीनियर लोग क्या कहते हैं, मेरे को तो 80,000 मिलता है और मैं अगर पदोन्नति पा जाऊंगा तो मुझे बस्तर के जगह कहाँ भेज देंगे, कोंडा कहाँ भेज देंगे या कांकेर भेज देंगे, तो मेरे को उससे ज़्यादा तो आने जाने में खर्चा हो जाएगा। ऐसा उन लोग बोलते हैं। इसलिए उन लोग क्या कर देते हैं, पदोन्नति को ठुकरा देते हैं। तो आप वैसे ही मानिए कि आपका वेतन बढ़ रहा है, पदोन्नति नहीं भी मिलता है, तो ये लड़ाई को हम जारी रखें, क्योंकि हम आने वाले पीढ़ी के लिए हम तो ले लिए, हमको जैसा भी मिला मिल गया। लेकिन अगर हम शांत रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम इस अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। आप सबको इस अधिकार के लिए, इस सम्मान के लिए आपसे मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप सहभागी बनिए और पुनः गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन को 2017 में जो स्थिति में ला के खड़ा किए थे, हमारे बलबूते सब संगठन मजबूत हो गए और हम ही कमज़ोर हो गए। उसको रिपीट करें और इस अधिकार को बुलंद के साथ मांग को आगे रखिए। किसी प्रकार का मन में भय मत रखिए, किसी प्रकार के मन में चिंता मत रखिए और उस बड़ी सजगता के साथ इस अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ कि 30 तारीख के आंदोलन में आप भागीदार बनेंगे और रायपुर में आकर के ये 100 लोगों का रोस्टर है, 100 लोग ही वहाँ उपस्थित करवाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग अपने नाम लिखवा देंगे। अब एक दिन कम से कम यहाँ से कम 50 लोग, मेरी अपेक्षा है कोंडा गाँव और बस्तर से, या हम जो अभी उपस्थित हैं इतने लोग अगर हम रायपुर में आ जाएंगे एक दिन के लिए 30 तारीख को, तो हमारी आवाज़ जो है स्टेट लेवल में और पहुँच जाएगी। अभी सीमित दायरा में है, तो अगर और यहीं से, क्योंकि 4 बज गया है, आप सबका घर जाने का समय भी हो चुका है, तो मैं यहीं पे वाणी विराम देता हूँ। अगर और कोई विषय छूट गया हो तो कृपया आप बताएं, मैं उस मुद्दे पर भी आपका कोई पक्ष हो। और सभी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा फोटोग्राफी हो जाएगा, एक ज़मीन में बैठ जाएंगे, कुर्सी में बैठ जाएंगे और एक खड़ा हो जाएंगे, तस्वीर ले करके बढ़िया फोटोग्राफी हो जाएगा। तो और जो भी होगा, और हमारा कैलेंडर भी छपा है, 7 महीना बाद आप सभी कैलेंडर ले करके जाएंगे। 7 महीने बाद आया है, नहीं पहुंच पाया, तो आप कम से कम 4 महीना हमारा प्रदेश का ये कर्मचारी उनका पहला कैलेंडर है जो 6 पन्ने का बना है। धन्यवाद। जय भीम, जय श्री राम।